हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो हम पार्ट 1 देखने वाले हैं मनी और बैंकिंग के, विवेक सिंह सर के इकोनॉमी बुक से। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बुक को रेफ़र ज़रूर करें। अब देखते हैं मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो पहले जो होता था अर्लियर टाइम में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो पहले भी होता था। तो कैसे होता था? तो बार्टर एक्सचेंज से होता था। बार्टर एक्सचेंज क्या है? ये एक तरह का क्या है, कमोडिटी है जिसको एक्सचेंज किया जाता था दूसरे कमोडिटी के लिए। मतलब एक सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पैसे तो थे नहीं, रुपीज़ तो थे नहीं, तो फिर मनी को एक्सचेंज ऐसे क्या किया जाता था, कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। बट फॉर बार्टर एक्सचेंज टू हैपन देयर मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या होना चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। ठीक है, मीन्स क्या है कि देयर शुड बी डायमेट्रिकली अपोजिट डिमांड। मतलब अगर दो पार्टी है, दोनों पार्टी के बीच अपोजिट डिमांड होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक किसी भी इंडिविजुअल के पास क्या है, सरप्लस राइस है, मतलब बहुत सारा राइस है और वो चाहता है कि वो उसको एक्सचेंज करे वीट के लिए। ठीक है, तो वो अगर लकी नहीं है तो उसको क्या होगा, हो सकता है कि उसको कोई ऐसा नहीं मिले, ठीक है, कोई दूसरा ऐसा पर्सन नहीं मिले जिसको कि अपोजिट डिमांड राइस का हो। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, सरप्लस राइस है और उसको वीट चाहिए। किसी के पास अगर सरप्लस राइस है और उसको फिर चाहिए क्या, वीट चाहिए, गेहूं चाहिए, उसके पास राइस बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कोई ऐसा आदमी को खोजेगा ना जिसके पास गेहूं है और जिसको राइस चाहिए। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी उसको ना मिल पाए कि दोनों के पास वैसी चीज़ अवेलेबल है जो एक दूसरे को चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर इस ट्रांजैक्शन को स्मूथ करने के लिए फिर माइंड में आया कि कुछ तो इंटरमीडिएट कमोडिटी होना चाहिए, बीच का कुछ भी ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। तो इसके लिए हमें ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि हाँ, राइस, फिर राइस के बदले वीट और वीट के बदले राइस, इस टाइप की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अगर ये जो इंटरमीडिएट कमोडिटी है, तो अगर इसको क्या डिसाइड किया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अगर आयरन या वाटर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर वाटर और आयरन इजीली और फ्रीली अवेलेबल है कंट्री में, क्योंकि आयरन अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, तो जो पर्सन होगा जो राइस प्रोड्यूस कर रहा है, इतना एफर्ट लगा रहा है, वो कभी चाहेगा क्या कि वो जो है वाटर और आयरन के बदले अपना जो है राइस इजीली किसी को दे दे, क्योंकि वाटर तो इजीली अवेलेबल है। अब वाटर के जगह वो राइस थोड़ी ना देगा, इतनी मेहनत से उसने उगाया है। ठीक है, तो यही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट कमोडिटी जो है ऐसा होना चाहिए कि बहुत लिमिटेड होना चाहिए सप्लाई में और डिफ़िकल्ट टू गेट, इजीली मिलना नहीं चाहिए, कुछ तो डिफ़िकल्ट होना चाहिए इंटरमीडिएट कमोडिटी। तो फिर क्या डिसाइड किया गया कि इंटरमीडिएट कमोडिटी को फिर गोल्ड और सिल्वर रख देते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर तो महंगा भी है, ईजिली अवेलेबल भी नहीं है, लिमिटेड है और इसका सप्लाई भी लिमिटेड है। और बाइंग और सेलिंग किससे किया जाने लगा, गोल्ड एंड सिल्वर से। ठीक है, तो इस जो यहाँ से मनी आया, गोल्ड और सिल्वर से जब करनी कमोडिटी को बेचा जाने लगा, खरीदा जाने लगा, तो ये हो गया मनी। दिस सिस्टम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक गोल्ड और सिल्वर चलता रहा। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, गोल्ड कॉइन की मदद से, लेकिन अगर प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है, मतलब जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और तो फिर क्या चाहिए, फिर कंट्री को बहुत सारा गोल्ड चाहिए, क्योंकि अब इतना बाय और सेल कर रहे हैं लोग, जीडीपी बढ़ रही है, तो फिर खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इंक्रीज गुड एंड सर्विस, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस बढ़ गया है तो अब पैसा हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड का सप्लाई जो है पेस नहीं कर रहा है, मतलब क्या, मेल नहीं खा रहा है कि हमारे पास जितना प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उतना तो पैसा है नहीं, तो इस केस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होगी ना, प्रॉब्लम होगी, ट्रांजैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस सिस्टम में भी क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। और अदर प्रॉब्लम भी क्या एसोसिएटेड था कि हर टाइम क्या होता था कि जब भी उसको कमोडिटी खरीदना पड़ता था तो उसको फिजिकल गोल्ड अपने साथ लेकर घूमना पड़ता था। और गोल्ड क्या है, एक वैल्यूएबल मटेरियल है, एक वैल्यूएबल मेटल है, तो गोल्ड को तो कोई भी चाहेगा चोरी करना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था कि उसको गोल्ड भी कैरी करना पड़ रहा था। अब क्या कर रहे थे, अब क्या देखते हैं, फिर ये गोल्ड भी चला बहुत दिन तक, लेकिन फिर माइंड में आया
कि क्यों ना ऐसा करे कि कोई एक ऐसा पर्सन एक्स है, कोई भी एक ऐसा इंसान है इकोनॉमी में जिसको कि हर कोई ट्रस्ट कर रहा है, ये जान रहा है कि ये ट्रस्टेबल बंदा है, ये कुछ गलत नहीं करेगा। तो एक दिन फिर क्या सोचा, मन में क्या आया, एक इंडिविजुअल ने क्या कहा कि ये फिर क्या किया, अपना एक सपोज कोई इंडिविजुअल था ए, वो अपना फिजिकल गोल्ड जो है एक्स के पास रख दिया, बोला कि देखो भाई मेरे पास जो सोना है वो तुम्हारे पास हम रख रहे हैं, ठीक है। और वो उस पर्सन को क्या दे दिया, ए को एक पेपर स्लिप दे दिया और उसका सिग्नेचर दे दिया और कितना गोल्ड उसने जमा किया है उस स्लिप पे उसने लिख दिया, ठीक है। जब वो पर्सन ए जो है मार्केट जा रहा है परचेज करने के लिए 1 रुपए का कुछ भी बी से, अगर वो बी से कुछ भी परचेज करने जा रहा है तो वो गोल्ड देने की जगह वो क्या कर रहा है, स्लिप दे रहा है, ठीक है, जो एक्स साइन किया है, ठीक है। तो बी जो है एक्सेप्ट कर लेगा वो पेपर स्लिप को। क्यों कर लेगा, क्योंकि बी भी जानता है जो पर्सन एक्स है वो ट्रस्टेड है, और जब भी वो उसके पास जाएगा एक्स के पास और उसको वो पेपर स्लिप देगा तो वो उसको 1 mg गोल्ड दे देगा, मतलब जितना भी गोल्ड रखा था वो उतना गोल्ड उसको दे देगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि वो ट्रस्टेबल बंदा है, वो तो मुझे ठगने नहीं वाला है, ठीक है। तो इसी सेम वे में क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या शुरू हुआ कि गोल्ड कहाँ डिपॉजिट होने लगा, ट्रस्टवर्दी पर्सन एक्स के पास, और रिटर्न में पेपर स्लिप लिया और फिर स्टार्ट हो गया बाइंग सेलिंग गुड्स विद दीज पेपर स्लिप्स। तो उसी पेपर स्लिप के हेल्प से क्या हो गया, अब बाय और सेल करना शुरू हो गया, और ये पेपर स्लिप जो है बाद में क्या बन गया, करेंसी रूपी बन गया। और वो जो ट्रस्टेबल बंदा है जिसके पास की सारे गोल्ड हैं वो कौन है, आरबीआई है, ठीक है। तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन देखा मनी का, कि मनी का क्या हुआ, पहले तो बार्टर चल रहा था, ठीक है, हमने क्या देखा, पहले यहाँ क्या चल रहा है, बार्टर चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी ज़्यादा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए। देन फिर क्या आ गया, फिर गोल्ड और सिल्वर कॉइन आया, इससे पहले और काफ़ी चीज़ आते हैं, ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स, ये वो आप पूरे हिस्ट्री में पढ़ोगे गोल्ड का, मतलब कॉइन्स की पूरी हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कॉइन का कैसे इवॉल्व हुआ। तो गोल्ड एंड सिल्वर, सपोज हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड एंड सिल्वर में भी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर जाके क्या आया, इस तरीके से पेपर मनी आया। तो अब क्या हो रहा है कि अगर प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विसेज का हर साल बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ वी डोंट हैव गोल्ड हाउ विल वी गेट रुपी, तो मतलब अगर क्या हो रहा है कि हमें अब तो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो अब तो फिर पैसा प्रिंट करने के लिए भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए ना, गोल्ड होगा तब तो हमें पैसा मिलेगा। तो फिर इस सिचुएशन में क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इशू किया पेपर स्लिप, क्या इशू किया, पेपर स्लिप विदाउट डिपोजिशन ऑफ फिजिकल गोल्ड, कि फिजिकल गोल्ड अब डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पेपर स्लिप इशू कर रहा हूँ, बट बाय कीपिंग सम अदर एसेट, लेकिन इसके बदले कुछ तो एसेट रखेंगे हम, तभी जाके हम क्या करेंगे, पेपर स्लिप जो है इशू करेंगे, ठीक है। सो इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्रीजिंग, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता जा रहा है इकोनॉमी में, तो आरबीआई क्या कर सकती है, इशू कर सकती है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी नोट, क्या करके, बाय एक्सेप्टिंग सम अदर एसेट, कुछ अदर एसेट को भी एक्सेप्ट करेगी, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी को भी अब रखेगी, क्योंकि गोल्ड इतना कहाँ से लाया जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी और फॉरेन करेंसी को भी रखेगी टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। तो क्यों, ताकि इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन आराम से अच्छे से हो सके, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके, क्योंकि अब पैसे की डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो लॉजिक क्या है कि अगर आरबीआई इशू कर रही है करेंसी नोट्स, तो इसको बैक करना चाहिए, कोई ना कोई एसेट तो इसके पीछे होना चाहिए ना, चाहे फिजिकल हो या फाइनेंशियल हो, ज़रूरी नहीं कि गोल्ड, लेकिन कुछ तो वो रख रहा है, ठीक है। हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखा, कहानी देखा कि जब भी वो पर्सन जो है वो स्लिप लेके जाएगा तो वो पर्सन एक्स क्या देगा, उसको कुछ तो देगा, कि भाई उस टाइम गोल्ड था तो गोल्ड दे रहा था। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ एसेट से बैक्ड होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, एंड इफ़ ऑल द पीपल आर गोइंग टू ट्रांजेक्ट विद आरबीआई, तो क्या बात है कि अगर सारे लोग आरबीआई से ही ट्रांजेक्शन करेंगे और उसी से पैसा जमा करेंगे, गोल्ड जमा करेंगे, तो क्या ये आरबीआई के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा मैनेज करना, कि एक आरबीआई और इतने सारे पॉपुलेशन को मैनेज कर रही है। तो इसी से क्या आया, कमर्शियल बैंक्स आया, ठीक है।
तो ये आरबीआई और पब्लिक के बीच की कड़ी है कमर्शियल बैंक। कैसे? पीपल जो है सर्व्ड बाय बैंक्स, मतलब क्या कि पीपल को कौन सर्व कर रहा है? बैंक कर रहा है। और कमर्शियल बैंक को फिर कौन सर्व कर रहा है? आरबीआई देख रहा है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, और ये है आरबीआई। तो इस तरीके से पर्टिकुलरली हमारी मतलब बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो अब किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या होता है, सपोज देयर इज ए लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब यहाँ पे कुछ लेवल ऑफ आउटपुट जीडीपी है, मतलब कुछ लेवल से हमने क्या किया है, प्रोडक्ट कुछ बनाया है, हमने अपना कैपिटल लगाया और उससे कुछ आउटपुट आया, कुछ जीडीपी आया, ठीक है। आउटपुट और जीडीपी क्या है? सेम ही है। एंड सेम सम लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ तो जीडीपी है और कुछ मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में है। नाउ नेक्स्ट ईयर आरबीआई ट्राइज टू इंक्रीज मनी सप्लाई। अब नेक्स्ट ईयर आरबीआई चाहेगा कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, ठीक है। क्यों? तो वो दो फैक्टर को देखेगा कि मनी सप्लाई ज़रूरी है बढ़ाना या ज़रूरी नहीं है। तो वन इज एक्सपेक्टेड रियल ग्रोथ जीडीपी, वो क्या देखेगा कि एक्सपेक्टेड क्या है, कि रियल ग्रोथ जीडीपी हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देखेगा। और अदर देखेगा, अदर इज़ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, और अदर वो देखेगा कि जो मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। दैट आरबीआई वांट्स टू मेंटेन एंड टारगेट इन द इकोनॉमी। तो आरबीआई चाहेगा कि इन्फ्लेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। तो हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो बेसिकली मनी सप्लाई इज इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेक्टेड नॉमिनल जीडीपी। तो बेसिकली मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई जीडीपी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितना आउटपुट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब क्या है, आउटपुट हो रहा है, मनी का नीड है, तो मनी का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे होता है और कैसे सारी चीज़ें, और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमें चीज़ें समझ में आई कि किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कुछ जीडीपी है, ठीक है, तो हमें कुछ मनी सप्लाई की भी ज़रूरत होगी। और नेक्स्ट ईयर हो सकता है हमें मनी सप्लाई की और ज़्यादा ज़रूरत हो, तो हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, कितना इन्फ्लेशन है। तो बेसिकली मनी सप्लाई इज़ इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनल टू एक्सपेक्टेड नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो याद रखना है ये चीज़। देन मनी सप्लाई चेजेज द आउटपुट। मनी सप्लाई क्या करता है? चेज करता है आउटपुट को। बेसिकली तभी से हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आपकी का जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो आपके मनी सप्लाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई उसके साथ नहीं मैच कर रहा है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो हम इस पर देखते हैं कि मनी सप्लाई चेजेज द आउटपुट एंड इन्फ्लेशन विल डिपेंड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट जीडीपी एंड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या करता है? चेज करता है आउटपुट को। और इन्फ्लेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? आउटपुट पे। आउटपुट मींस जीडीपी पे और मनी सप्लाई पे, कि कितना मनी सप्लाई हो रहा है। इसीलिए तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर अभी के लिए इतना समझते हैं कि इन्फ्लेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना जीडीपी, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आउटपुट है, कितना मनी सप्लाई पे है। तो अब देखते हैं कुछ फॉलोइंग सिनेरियो जो है पॉसिबल है। अगर क्या करते हैं हम लोग, मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ा दिया, कैसे भी करके पैसा हमने हाथ में सबके आ गया, लेकिन जो आउटपुट था, जो जीडीपी था, जो प्रोडक्ट बन रहे थे, वो घट गया या उतना ही है। मतलब क्या, प्रोडक्ट घट गया, पैसा आ गया। तो इस केस में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा ना, इन्फ्लेशन तो होगा। कैसे इन्फ्लेशन होगा? जैसे अब आपके पास पैसा आ गया तो आप क्या करेंगे? मार्केट जाएंगे, चीज़ें खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जैसे बढ़ेगा प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद करना है। अब देखते हैं कि मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया गया, मतलब अब पैसा मार्केट में कम है, लेकिन आउटपुट या तो बढ़ा है या उतना ही है जितना पहले था, ठीक है। तो हमने क्या किया, पैसा तो घटा दिया, लेकिन जो सामान था, जो आउटपुट था, जो जीडीपी थी हमारी, वो बढ़ रही है या उतनी ही है। तो इसमें क्या होगा? प्राइसेस कम डाउन। अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि आपके हाथ में अब पैसा जो है कम हो गया है, आपके पास पैसे ही नहीं है कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब अगर आप मार्केट जाते हो, सपोज मार्केट में चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उतनी ही है जितनी पहले थी, तो आपके पास पैसा ही नहीं है, तो प्रोडक्ट का डिमांड घट गया, तो प्राइस क्या होगा? नीचे जाएगा ना। पैसा नहीं है तो आप खरीदोगे कैसे, ठीक है। तो अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा?
प्राइस जो है नीचे जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी मतलब ऐसे तो समझ आ जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो बहुत पेचीदा हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इस जगह पे रुककर ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। ठीक है, अगर मनी सप्लाई जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई में कुछ चेंजेस नहीं किया, अभी हम मनी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन आउटपुट जो है क्या होगा, घट जाएगा। तो आउटपुट, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने इस वीडियो से डायरेक्टली स्टार्ट किया है तो, क्योंकि फिर आपको कॉन्सेप्ट वहीं से समझ आएगा। ये सारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो भी था ये सब हमने कवर कर रखा है। तो अब हम देखते हैं आगे कि अगर मनी सप्लाई जो है कांस्टेंट रहता है, पैसा जो है जितना आ रहा था उतना ही है और आउटपुट घट गया, अब मार्केट में है नहीं, हमारे पास पैसा तो जितना आ रहा था उतना है, अब मार्केट जाओ तो मार्केट में सामान है नहीं, जो चीज़ हमें चाहिए वो डिक्रीज़ हो गया है, तो क्या होगा, प्राइस अप होगा, क्योंकि अब इनके पास सामान नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि डिमांड बढ़ेगा ना, जो चीज़ कम है मार्केट में, लोग अगर ख़रीदना चाह रहे हैं, पैसा है, तो फिर डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब सेम चीज़ देख लेते हैं कि अगर प्राइस उतना ही है, हमारे पास पैसा जितना था उतना ही है, लेकिन आउटपुट जो है बढ़ता जा रहा है, आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, डिमांड घट गया, डिमांड घटा तो प्राइस जो है नीचे जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो मे बी हम थोड़ा मिस कर सकते हैं।